हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम आज के मोटिवेशनल क्यूट के बारे में देखते हैं। आज का मोटिवेशनल क्यूट है कि आपका हर वो सपना साकार हो सकता है जिसे आप अगर उसको पाने की हिम्मत रखते हो तो। ये आज का मोटिवेशनल क्यूट है। इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक हमारा विद्युत धारिता का वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है संबद्ध इलेक्ट्रॉन। संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संबद्ध इलेक्ट्रॉन वे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से जुड़े रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। क्या कहलाते हैं? संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो किसी नाभिक से संबद्ध न होकर समस्त पदार्थ में परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम आगे आता हमारा चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है? काफ़ी होती है, मतलब बहुत अधिक होती है, जिनमें विद्युत का प्रवाह क्या होता है? सुगमता से होता है, वो क्या कहते हैं? क्या कौन से चालक पदार्थ कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? न के बराबर होती है, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, वो कौन से? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब नोट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा नोट का नोट देखते हैं हम। धातुओं में विद्युत चालन केवल ऋणावेश वाहकों के कारण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेश वाहक। जबकि द्रव तथा गैसों में विद्युत का चालन है वो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि ऋणावेश और धनावेश दोनों वाहक कार्य करते हैं, यानी कि द्रव तथा गैसों में। अतः परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत वे पदार्थ कुचालक पदार्थ हैं। परावैद्युत पदार्थ वो कुचालक पदार्थ हैं जिनमें विद्युत प्रभाव यानी कि बिना चालन के क्या होते हैं? संचरित होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, दूसरा होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले देते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के क्या होते हैं? संपाती होते हैं। अतः सामान्य अवस्था में प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है, वो कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के परावैद्युत का प्रत्येक अणु क्या होता है? सममित यानी सममित रचना का होता है। मतलब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ देते हैं वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में ही उनके अणुओं की असममित आकृति के कारण अणु के धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु क्या होते हैं? संपाती नहीं होते हुए क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अतः प्रत्येक अणु में कुछ ध्रुवीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्रुवीय पदार्थ में दो ध्रुव होते हैं, इसलिए यानी कि उनमें क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अमोनिया, CO2, H2O, एल्कोहल आदि क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं। अब आता हमारा आता है वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है? जब परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके सभी ध्रुवित अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर संरेखित हो जाते हैं, जिससे इनके सिरों पर क्षेत्र उत्पन्न करने वाली प्लेटों के आवेश के विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित होते हैं। यह क्रिया कहते हैं वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न आंतरिक विद्युत ऊर्जा EP है, वो यानी बाह्य आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 क्या होता है? विपरीत होते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर क्या हो जाएगा? E0 EP, E0 माइनस EP हो जाएगा। और परावैद्युतांक हो जाएगा इसका परावैद्युतांक यहाँ पर K है, तो K का मान हो जाएगा K बराबर E0 अपॉन E आ जाएगा। और वैद्युत ध्रुवण में परावैद्युत के सिरों पर प्रेरित आवेश कितना होता है? P होता है +-1 अपॉन K, या क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली प्लेटों का पर क्या है? आवेश है। अब देखो आगे परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन क्या है? जब परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो वह स्थिति जब परावैद्युत अणु से बाह्य इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तथा यह चालक बना जाता है, तो यही क्रिया कहलाता है परावैद्युत भंजन कहलाता है। परावैद्युत भंजन कहलाता है। अब जो परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य है परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, वो क्या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम होता है।
ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इनमें इतनी थ्योरी में सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि वायु के लिए पराविद्युत का सामर्थ्य कितना होता है, पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मतलब भंजन विभवांतर, भंजन विभवांतर होता है किसी पराविद्युत पदार्थ का भंजन हुए बिना उसके सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर का अधिकतम मान क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। और देखो विद्युत धारिता, अब यहाँ तक जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें से यानी एयरफोर्स में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं, बस वो एक आने वाला है, पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है वायु का, वो होता है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलाम, वो क्वेश्चन बनता है एक। अब देखो आगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है विद्युत धारिता से। विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। यदि V बराबर क्या है, I है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारिता का, फेरड होता है, यानी कि इसको F से डिनोट करते हैं फेरड को, और 1 फेरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और व्योमा सूत्र हो जाएगा इसका m-1 L-2 T⁴ A⁴ हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब देखो चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन बनता है, इन ये जो थ्योरी पढ़ेंगे अब इसमें से क्वेश्चन बनता है विद्युत धारिता को यानी प्रभावित करने वाले कारकों में से एक क्वेश्चन बनता है। मतलब चालक का आकार, प्रश्न बनता है चालक का आकार विद्युत धारिता को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर चालक का आकार ज़्यादा होगा तो विद्युत धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। चालक की आकृति, चालक का आकार समान रखते हुए उसकी आकृति बदलने पर उसकी धारिता भी बदल जाती है, क्योंकि आकृति बदलने से चालक का विभव बदल जाता है। और चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति देते हैं। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जितनी अधिक होती है, विभव क्या होता है उतना ही कम होता है, और धारिता क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। ये समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है विद्युत धारिता। और चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है विद्युत धारिता को, तो अन्य चालक आवेश के पास लाने पर यानी विभव क्या होता है, कम होता है, तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, और विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, कम होगी। तो नोट देखते हैं, नोट में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमेशा नोट में। तो चालक पर आवेश की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर आवेश का चारों ओर माध्यम में विसर्जन होने लगता है, और वायु की पराविद्युत शक्ति कितनी होती है, ये बताया था आपको 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है इसकी विद्युत शक्ति। तो विलगित या गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, गोलीय चालक की धारिता तो C बराबर कितना है 4πε0 kr फेरड हो जाएगी। C बराबर 4πε0 kr फेरड हो जाएगी। अब निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, अतः C0 बराबर कितना 4πε0 r फेरड हो जाएगा। आवेश चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा, आवेशित चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 × QV बराबर कितना हो जाएगा 1/2 CV², क्योंकि Q बराबर क्या होता है VC होता है, तो U बराबर क्या होता है 1/2 Q² C हो जाएगा। अब देखो आगे आता है भिन्न भिन्न विभवों पर दो चालकों के बीच आवेशों का वितरण। तो Q1 + Q2 बराबर क्या होता है Q1' + Q2', आवेश संरक्षण नियम से, तो C1V1 + C2V2 बराबर C1V + C2V आ जाएगा। तो V बराबर V × C1C2 और C1V1 + C2V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा C1V1 + C2V2 C1 + C2 हो जाएगा। अब ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, डेल U बराबर हो जाएगा 1/2 C1C2 C1 + C2। ऊर्जा का डेल U बराबर होता है 1/2 × C1C2 C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब संधारित्र से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स में। संधारित्र के देखते हैं हम, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की धारिता किसी एक चालक पर आवेश का परिमाण अपॉन क्या हो जाएगा परस्पर निकट रखे दो चालकों के बीच विभवांतर, मतलब C बराबर क्या होता है Q/V होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V1 - V2 हो जाएगा। और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर यानी कि C किसके A के समानुपाती होता है।
प्लेटों के बीच दूरी पर यानी सी प्रोपोर्शनल टू कितना 1/d, यानी डी क्या दूरी है। प्लेटों के बीच माध्यम पर सी किसके यानी परावैद्युतांक के यानी के क्या होता है समानुपाती होता है। तो ये यानी कि हो गई संधारित्र का यानी कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब देखो संधारित्र समांतर पट संधारित्र की धारिता देखते हैं हम। जब दो प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युतांक का माध्यम बड़ा हो यानी परावैद्युतांक माध्यम बड़ा हो दो संधारित्र के बीच में, तो यानी सी उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी। और तो जब सब प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान क्या हो वायु हो यानी कि एकदम से खाली हो, उसमें वायु हो, मतलब वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1 होता है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। और जब प्लेटों के बीच में विभवांतर जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से उपस्थित हो, मतलब थोड़ा बहुत भौरा हुआ हो, तो इसका यानी कि धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 - 1 अपॉन के। के क्या होता है धातु के लिए, के कितना होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है के बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। गोलीय संधारित्र की धारिता हो जाएगी सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगी। मतलब सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। अच्छा बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता देखते हैं। बेलनाकार संधारित्र की धारिता होते हैं सी बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एल अपॉन लॉग ई बेस पर, 10 बेस पर नहीं लेना, लॉग ई बेस पर है, ई बेस पर बी अपॉन ए। ये हो जाएगी बेलनाकार संधारित्र की धारिता। अब देखते हैं नोट आता है सी यानी निष्कर्ष निकलता है सी किसके लंबाई के यानी कि क्या होता है प्रपोजल टू, सी के क्या होता है प्रपोजल टू। यदि ए बढ़ेगा तो सी भी क्या होगा बढ़ेगा, यदि बी बढ़ेगा तो सी क्या होगा घटेगा। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार संयोजन होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन देखते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है समान आवेश होता है, भिन्न भिन्न क्या होता है विभव होता है, विभव यानी कि भिन्न भिन्न होता है, और क्या होता है आवेश क्या होता है समान होता है। एन संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता हो जाएगी इसकी सी एस बराबर हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। ये हो जाएगी तुल्य धारिता हो जाएगी समांतर श्रेणीक्रम संधारित्रों के लिए। अब एन समान संधारित्रों के लिए हो जाएगा सी एस बराबर 1/C प्लस 1/C एन तक चल जाएगा। मतलब सी एस बराबर क्या होता है सी अपॉन एन हो जाएगी, सी अपॉन एन। अब समांतर क्रम संधारित्रों के लिए देखते हैं। समांतर क्रम संधारित्र में क्या होता है समान विभव तो समान होता है, और उस पर आवेश का वितरण क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। तो यानी कि इसकी तुल्य धारिता यानी कि सीपी बराबर कितना C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी CN तक हो जाएगा। यानी कि एन संधारित्रों के लिए अगर एन समान संधारित्र हो तो यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा NC हो जाएगा इसकी धारिता। अब श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम में संबंध, श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन सी एस बराबर क्या होता है सी अपॉन एन, और सीपी बराबर क्या होता है NC। तो यानी सीपी अपॉन सी एस बराबर क्या NC इंटू एन अपॉन सी, मतलब सीपी बराबर क्या सी एस इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ये श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संधारित्रों की यानी तुल्य धारिता में संबंध है। अब देखते हैं हम अब वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ के जनरेटर क्या होता है, यह एक क्या है स्थिर विद्युत मशीन है, और यह एक उच्च विभवांतर यानी कि लाखों वोल्ट की यानी कोटि की यानी कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने का क्या है एक साधन है, एक यंत्र है। अब इस इतना उच्च विभवांतर यानी नाभिकीय भौतिकों के प्रयोग में आवेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉन आयनों को यानी त्वरित करने में किया जाता है। मतलब नाभिकीय संलयन नाभिकीय यानी कि विखंडन इनमें प्रयोग किया जाता है, इतने यानी कि विभवांतर का प्रयोग। नोट, अब देखो नोट में देखते हैं 1 नंबर आता है नियत धारिता वाले संधारित्र का संकेत क्या होता है। ये इस प्रकार से दो बराबर रेखाओं में साथ जुड़ा होता है। तब परिवर्तित धारिता का वाले संधारित्र के साथ इसमें क्रॉस का तीर का निशान आ जाता है, यह होता है। संधारित्र का मुख्य उपयोग आवेश संचायक तथा ऊर्जा संचाय के रूप में होता है। मतलब ऊर्जा और आवेश को यानी संचरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो बूंदों का संयोजन जब
छोटे छोटे बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं, तो बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद के कुल आयतन क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसमें हो गया यानी कि संरक्षण नियम का पालन होता है इसमें। बूंदों के संयोजन में आवेश संरक्षण के यानी कि सिद्धांत का पालन होता है। मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है इसमें। बताया था आपको अभी यानी कि बूंदों का निर्माण होता है, यानी कि उनका यानी कुल यानी कि आयतन है ना, वो छोटी छोटी बूंदों के यानी कुल आयतन के बराबर होता है। और जो क्यों बराबर, क्या समांतर बूंदों का आवेश है, उसकी क्या प्रत्येक समानांतर बूंद की धारिता है, और सिग्मा क्या बूंद का सतह का घनत्व है, और यू प्रत्येक समान बूंद की ऊंचाई मान लेते हैं, यूवी यानी प्रत्येक समान बूंद का विभव मान लेते हैं, एन क्या बूंदों की संख्या मान लेते हैं, आर क्या प्रत्येक समान बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं, और आर क्या बड़ी बूंद की क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं। और क्यू डैश यानी कि सिंबल देख लेना, ये क्यू डैश मान लेते हैं बड़ी बूंद का आवेश, सी मान लेते हैं बड़ी बूंद की धारिता, और सिग्मा डैश बूंद बूंद का घनत्व मान लेते हैं बड़े बूंद का, और यू डैश यानी बड़े बूंद की ऊर्जा मान लेते हैं, और वी डैश क्या मान लेते हैं बड़े बूंद की विभव हो। तो यानी कि क्यू डैश बराबर कितना हो जाएगा, क्यू डैश बराबर हो जाएगा एन क्यू, और वी डैश बराबर कितना हो जाएगा वी की पावर 2/3 इंटू वी। अब देखते हैं सी डैश बराबर कितना हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू सी हो जाएगा, एन की पावर 3/सी डैश बराबर हो जाएगा ये एन की पावर 1/3 इंटू सी। और आर बराबर कितना हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा, आर बराबर ये हो गया। अब सिग्मा डैश बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश बराबर हो जाएगा एन की पावर सिग्मा डैश बराबर हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू आर आ जाएगा, इंटू आर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर। अब यू डैश बराबर कितना हो जाएगा, यू डैश बराबर हो जाएगा यू डैश बराबर हो जाएगा एन की पावर 5/3 इंटू यू हो जाएगा, ये यू डैश का मान आ जाएगा। यू डैश यानी कि आपको बताया था यू डैश यहाँ पर यानी कि यू डैश क्या बड़ी बूंद की ऊर्जा है। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था यानी कि विद्युत धारिता वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।